ये कहानी है कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब टूनी की। टूनी अपने पति टूना और बेटे कुकू के साथ रामपुर के जंगल में रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज के तरह तरह के खिलौने बनाकर गांव के बाहर बेचती थी। लो आ गई टूनी, कागज के खिलौने बेचने वाली टूनी। कागज की नैया, कागज का सिपहिया, कागज का घर, कागज का फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। टूनी, ये कागज का घर और नाव कितने की है? न कम न ज्यादा, सबका एक दाम 40-40 रुपया। कहो तो दे दूं? ये घर दे दो। टूनी कागज के ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी और इसीलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। चलो, सारे खिलौने बिक गए, आज तो अच्छी कमाई हुई। एक दिन टूनी जब बाजार में खिलौने बेच रही थी, तभी टूनी के पति टूना के साथ दो पति पत्नी कबूतर और कबूतरी आते हैं। टूनी, ये दोनों तुमसे मिलना चाहते थे। देखिए टूनी, मेरा नाम रानी कबूतरी है। हमारा कागज के खिलौने का कारोबार है। हमने सुना है कि आपके जंगल में कई चिड़िया कागज के खिलौने बनाती हैं। इसीलिए हम आपके जंगल में कागज के खिलौने बनाने की एक छोटी सी प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में जो भी चिड़िया प्रथम आएगी, उसे हमारे तरफ से 10,000 का इनाम मिलेगा और उसके बनाए सब खिलौने हम खरीदेंगे। ये सुनकर टूनी बहुत खुश होती है और रानी कबूतरी से कहती है, पर इससे पैसे तो अच्छे मिलेंगे न बहन? हाँ, पूरे महीने खिलौने बनाओगी तो समझो हर महीने 10,000 की कमाई हो जाएगी। टूनी के बगल में ही गोरी कवि भी कागज के खिलौने बेचती थी। 10,000 की बात सुनते ही गोरी का चेहरा खिल उठता है। ये 10,000 की कमाई तो अब गोरी की ही होगी। आखिर मेरे पति किस दिन कमाएगा? गोरी का पति कालू कौवा जंगल के जमींदार उल्लू सेठ का खास था और जंगल में वही होता था जो उल्लू सेठ चाहता था। इसीलिए गोरी कालू को सारी बात बताते हुए कहती है, देख लो कालू जी, जो हर महीने 1000 की कमाई चाहिए तो मेरा साथ तो तेरा ही पड़ेगा। हाँ, पर मैं क्या साथ दे सकता हूँ गोरी? अरे मेरे नादान पति, क्या इतना भी नहीं समझते? वो टूनी से बढ़िया खिलौना तो पूरे जंगल में कोई भी चिड़िया नहीं बना सकते। फिर वो टूनी प्रतियोगिता में भाग लेगी तो मेरा नंबर कैसे आएगा जी? तो ये बात है, तो उल्लू सेठ किसका मांगे हमारे? समझो टूनी तो रही अब जीतने से। कालू उल्लू सेठ को इस बारे में बताता है और कहता है, देख लो सेठ जी, ये तो तभी हो सकता है जब वो टूनी प्रतियोगिता में भाग ही न ले। कालू, तू मेरा खास दोस्त है, समझ ले तेरा काम हो गया। वो टूनी अब प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी, चल मेरे साथ। ये कहकर उल्लू सेठ कालू और कुछ चिड़ियों के साथ बग्गी में बैठकर टूनी के घर पहुंचता है। अरे सेठ जी, आप? कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते सेठ जी। ए टूना, तेरी पत्नी कहाँ है? बुलाओ उसे। पर वो तो घर पर नहीं है सेठ जी। तो सुन, उसको समझा देना, कागज के खिलौने बनाने वाले प्रतियोगिता में भाग लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। घर जला दूंगा तुम्हारा और जंगल से बाहर फेंकवा दूंगा। अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा सेठ जी, यही होगा। टूनी हिम्मत और हौसला रखने वाली चिड़िया थी, इसीलिए जब टूना टूनी को इस बारे में बताता है तो वो सेठ से डरने के बजाय उसका विरोध करने पर आ जाती है। हम क्या सेठ का दिया खाते हैं जो उसकी धमकियों से डरे? मैं उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। हाँ, मान जाओ टूनी, सेठ का कहर हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो सेठ हमारा। टूना टूनी को बार बार मना करता है, लेकिन फिर भी टूनी प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही लेती है और प्रथम आती है। हमें आपके बनाए कागज के खिलौने बहुत पसंद आए टूनी, इसीलिए आप हमारे लिए खिलौने बनाएंगी और ये रखो 10,000 का इनाम। बधाई हो। उल्लू सेठ को जब इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। ये टूनी हमारे मना करने पर भी नहीं मानी। अब बताता हूँ आखिर मैं क्या चीज हूँ। चलो रे, बग्गी निकालो।
इससे पहले कि सेठ का बग्गी टूना के घर पहुंच पाता, हरी तोता भागता हुआ टूनी के घर आता है। टूना, टूना, जान बचानी है तो भाग जाओ, सेठ तुम्हारे पास बदला लेने आने ही वाला है। हम नहीं डरते सेठ से, हम नहीं भागने वाले। टूनी अब चुप कर और हरी तोता के घर चल, नहीं तो सेठ हम सबको मार डालेगा। हरी और टूना को समझाने पर टूनी उनके साथ जाने को मान जाती है और तभी उल्लू सेठ वहाँ आ पहुँचता है। क्या भाग गया है टूना? ढूंढो उसे। लगता है सेठ जी हमारे आने से पहले ही कहीं भाग गया। अरे देख क्या रहे हो, आग लगा दो घर पे। उल्लू सेठ के कहने पर उसके वफादार टूना के घर में आग लगा देता है और टूनी के लौटने से पहले ही घर जलकर खाक हो जाता है। उन जालिमों ने घर को जलाकर राख कर दिया। अरे शुक्र है भगवान की, हम तो जिंदा है ना। टूनी अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं इसी जंगल में बस के दिखाएंगे। उस जालिम सेठ के सामने ही रहेंगे हम। हाँ, इस हादसे के बाद टूनी का परिवार जंगल के बाहर ही अपना घर बना लेते हैं। एक दिन टूनी खाना लेकर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे भूख का सताया बीमार चिड़िया मिल जाता है। अरे बाप रे, हे प्रभु, क्या हुआ आपको? भूखे हो? बोलो भाई, खाना चाहिए? हाँ, हाँ। टूनी को उस पर दया आ जाती है और जैसे ही उसको खाना देने लगती है तब उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ती है। उसके दोनों पंख घाव से गल सड़ गए थे। वो खुद खाना खाने में लाचार था। ये देख टूनी कहती है, कितनी तकलीफ में है, खुद से खा नहीं सकता और कोई खिलाएगा नहीं तो भूख से तड़प कर मर जाएगा। क्या करूं? क्यों ना मैं अपने हाथों से खाना खिला दूं। हाँ, यही सोचकर टूनी उस बीमार चिड़िया को खाना खिलाने लगती है और फिर जैसे ही टूनी उसे खाना खिलाती है तो वो चिड़िया एक सुंदर चिड़िया बन जाता है और टूनी से कहता है, मैं एक चमत्कारी कबूतर हूँ टूनी, और मैं तुम्हारे दुख तकलीफ से वाकिफ हूँ। मैं तो तुम्हारी दयालुता की परीक्षा लेना चाहता था और मैंने समझा जो किसी बीमार और अधमरे से घृणा या नफरत किए बिना उसे अपने हाथों से खाना खिलाने को तैयार हो, भला उसके हाथ ईश्वर के हाथ से कम कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कबूतर कहता है, सुनो टूनी, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना? आज से तुम्हारे हाथों में जादू होगा कि तुम अपने मन से जो भी सोचकर कागज को छुओगी वो कागज वैसा ही हो जाएगा। ये कहकर वो कबूतर गायब हो जाता है और टूनी खुशी से फूले नहीं समाती। टूनी इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठा करने में लग जाती है। टूनी, तुम इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो? इससे अपना घर बनाएंगे जी, कागज का आलीशान घर। अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया है तुम पर? कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में जल सकता है और आंधी तूफान में उसके तो न जाने कितने टुकड़े होंगे। आप देखते जाओ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर टूनी दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और एक आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। टूनी के इतना कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। टूनी टूना से कहती है, अब आप इस घर में लगे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ही उखाड़ कर या फाड़ कर दिखा दो, फिर मैं मानूंगी। हाँ। टूनी के कहने पर टूना बहुत कोशिश करता है मगर कागज का जरा सा भी टुकड़ा उखाड़ या फाड़ नहीं पाता। कमाल है, ये तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, पर ये जादू कैसे हुआ? टूना के पूछने पर टूनी सारी सच्चाई टूना को बता देती है। फिर जो भी उसके कागज के घर को देखता है वो हैरान रह जाते हैं। अरे देखो देखो, टूनी का कागज का बना घर तो कितना आलीशान है, इसके आगे तो बड़ा बड़ा घर भी फेल हो जाए।
कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयानक बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी सभी के घरों में घुस जाती है। सब घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। उल्लू सेठ का घर भी बाढ़ में नहीं बच पाता, पर टूनी का कागज का घर बाढ़ में भी खड़ा रहता है। वो बाढ़ में तैरने वाला जादुई घर बन जाता है। अरे जल्दी से कुछ करो, नहीं तो हम सब बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। सर जी, इस पूरे जंगल में बस टूनी का कागज का घर ही है जो हमें बाढ़ से बचा सकता है। हाँ, जल्दी से वहाँ चलो। उल्लू सेठ जैसे तैसे करके टूनी के कागज के घर में पहुँचता है और टूनी से माफी मांगते हुए कहता है, हमें माफ कर दो टूनी, हमें और हमारे परिवार को इस बाढ़ से बचा लो। आप सब अंदर आ जाइए सेठ जी। कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी उतर जाता है। उसके साथ ही उल्लू सेठ का घमंड भी टूट जाता है। अगर हमारे जंगल में सबके पास ऐसे कागज के घर हो तो बाढ़ में सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्या तुम हम सब के लिए कागज का घर बना सकती हो? सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुनकर टूनी और जंगल के सभी चिड़िया बहुत खुश होते हैं और फिर कागज के घर बनाने में टूनी की मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में सबके घर बन जाते हैं और फिर रामपुर कागज के घर वाला जंगल बन जाता है। रामपुर के जंगल में एक दिन सभी चिड़ियों की सभा लगी थी। अरे सुनो दोस्तों, हमारे जंगल में अब थोड़े दिनों में ठंडी का मौसम आने ही वाला है और तेज बर्फबारी भी होने वाली है। पिछले साल बहुत बर्फ पड़ी थी, याद है ना? हाँ मिठू, उस समय तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं बचा था। हमारे बच्चे तो भूख से तड़प रहे थे। हाँ रानी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और इस साल हम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम पहले से ही उसका उपाय खोज कर रखेंगे। ये सब बातें कालू कौवा भी सुन रहा था। कालू कौवा बहुत आलसी था, उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे तुम लोग भी बेकार का टेंशन लेते हो। अरे पिछले साल जो हुआ सो हुआ, इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा और बर्फ पड़ने में अभी बहुत समय है, समझे तुम लोग? ये रानी कबूतरी तो यूं ही टेंशन ले रही है। अरे नहीं नहीं कालू, रानी कबूतरी बिल्कुल सही कर रही है। हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। तो फिर तुम लोग को जो करना है करो, मैं चला, मुझे वैसे भी बहुत काम है। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे जाने दो उसे, वो ऐसा ही है, लेकिन हमें ठंड के दिनों में खाने का कुछ उपाय करना ही होगा, नहीं तो भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ से थोड़ी दूर पर खाली गुफा है। उस गुफा में कोई नहीं रहता, तो क्यों ना हम लोग उसी गुफा में थोड़ा थोड़ा करके अनाज और फल जमा कर ले और बाद में जब बर्फबारी होगी तो हम उसी खाने को इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो फिर ठीक है, हम लोग कल से ही अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी चिड़िया अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सभी चिड़िया अनाज और फल ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती हैं। सभी चिड़िया बारी बारी बहुत से खाने का सामान लेकर गुफा में जमा करने लगते हैं और ये सब दूर बैठकर कालू कौवा देख रहा होता है। अरे सभी चिड़िया बारी बारी खाना लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बात जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा चिड़ियों का पीछा करने लगता है। सभी चिड़िया अनाज लेकर गुफा में आ जाते हैं। कालू कौवा भी पीछा करते करते वहाँ आ जाता है और पत्थर के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। तो दोस्तों, हमने बहुत से फल और अनाज इकट्ठा कर लिए हैं और इस अनाज से हम आराम से ठंडी का मौसम काट सकते हैं। अरे वाह, हमने एक ही दिन में इतने सारे फल और अनाज इकट्ठे कर लिए, लेकिन हमें इन सारे अनाज और फल को छिपाना पड़ेगा, वरना कोई भी आकर इसे चुरा ले जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एक काम करते हैं, इस पत्थर के पीछे छिपा देते हैं और इस गुफा में तो कोई आता जाता भी नहीं है।
इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सारी बातें कालू कौवा छिपकर सुन रहा होता है। तो ये बात है, सभी चिड़िया मुझे अकेला छोड़कर ठंडी के लिए खाना इकट्ठा कर रही है और मुझे बुलाया तक नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें जितना अनाज छुपाना है छुपा लो। अब मुझे सब पता चल गया है। अब तो मैं सारा अनाज चुरा कर किसी भी वक्त ले जा सकता हूँ। सभी पक्षी अनाज और फल को पत्थर के पीछे छिपा देते हैं और अपने घर की ओर निकल आते हैं। वहीं कालू कौवा पत्थर के पीछे ही छिपे रहता है। जैसे ही सभी चिड़िया गुफा से बाहर आते हैं तो तुरंत ही कालू कौवा पत्थर के पास पहुंच जाता है और सारा अनाज और फल बारी बारी से अपने घर ले जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मुझे बहुत आसानी से इतना सारा अनाज मिल गया, वो भी बिना मेहनत के। ठंड का मौसम तो अब बड़ी आसानी से कट जाएगा। अगले दिन बर्फबारी शुरू हो जाती है। सभी चिड़िया टूनी के घर पहुँचे हुए थे। देखा दोस्तों, अच्छा ही हुआ हमने कल ही खाने का प्रबंध कर लिया, वरना इतनी बर्फबारी में भला हम कहाँ जाते। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा टूनी। अब ये बर्फबारी भला कब रुकेगी हमें क्या ही मालूम। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास कई दिन चलने वाला अनाज और फल जो है, अब हम कल सुबह खाने के लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर कल हम वहीं मिलेंगे जहाँ हर दिन मिलते हैं। फिर सभी एक साथ गुफा की ओर चलेंगे। ऐसा बोलकर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सभी चिड़िया अपनी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। आ गए ना सभी? ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हाँ, ठीक है, चलो। सभी चिड़िया गुफा की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में ही कालू कौवा का घर भी आता है। कालू कौवे का घर देखकर टूनी को कालू कौवे की याद आ जाती है और वो अपने दोस्तों से कहती है, अरे दोस्तों, रुको रुको, क्यों ना हम कालू कौवे को भी साथ ले चले, वो भी तो भूखा होगा ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत आलसी और लालची है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। नहीं रानी, वो जैसा भी हो, लेकिन है तो हमारे जंगल का ही ना, तो इस नाते हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर सभी चिड़ियों को उस पर दया आ जाती है और वे सभी कालू कौवे को बुला लेते हैं। पहले तो सभी चिड़ियों को देखकर कालू कौवा घबरा जाता है, फिर हिम्मत करके उनसे कहता है, क्या बात है दोस्तों, तुम सब यहाँ कैसे? टूनी चिड़िया सारी बातें कालू कौवे को बताती है। तब जाकर कालू कौवे के जान में जान आती है और वो भी सभी चिड़ियों के साथ गुफा की ओर जाने लगता है। सभी चिड़िया गुफा में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सभी देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि सारे फल और अनाज वहाँ से गायब हो चुके थे। कोई उन्हें वहाँ से चुरा ले गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सारे फल और अनाज कौन ले गए? अब हम क्या खाएंगे? अरे हाँ टोनी, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब सभी चिड़िया बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वहीं लालची कौवा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। अरे देखो, तुम लोग परेशान मत हो, मेरे पास 2 दिन का अनाज है, तो तुम सब मेरे घर चलो, आज का खाना मेरे घर में खा लेना। ऐसा बोलकर सभी चिड़िया टूनी के घर चले जाते हैं और टूनी सभी को थोड़ा थोड़ा अनाज और फल दे देती है। दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो भी हमारा खाना लेकर गया है वो उस अनाज और फल को ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएगा। हाँ क्या? पर ऐसा क्यों टूनी? क्योंकि दोस्तों, जो फल मैं लेकर आई थी उसमें कुछ लाल बेरी भी थी और वो लाल बेरी 1 दिन या 2 दिन में खराब होने लगती है, इसीलिए वो चोर उन लाल बेरी को नहीं निकालेगा तो सारे फल और अनाज उसके साथ खराब हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या होगा टोनी? अभी तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन अब हम कल क्या करेंगे? अरे मिट्ठू, कल तक खाना चल सके इतना है मेरे पास। तुम सब लोग कल फिर मेरे घर आ जाना, ठीक है?
कालू कौवा ये सब सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद सभी चिड़िया खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा जल्दी से घर पहुंचता है और फल के सारे लाल बेरी निकाल कर खा जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने बता दिया। अब टेंशन की कोई बात नहीं। अब सारे अनाज और फल सुरक्षित रहेंगे, कोई खराब नहीं होगा। ओह, सो जाता हूँ। कल सुबह फिर से टूनी के घर खाने पहुँचना है, मुफ्त का खाना खाने। ऐसा बोलकर कालू कौवा सो जाता है। अगले दिन सभी चिड़िया फिर से टूनी के घर पहुंच जाते हैं। फिर टूनी सभी के लिए फल लेकर आती है। टूनी जब सबको फल दे रही थी तो इतने में टूनी की नजर कालू कौवे के चोंच पर पड़ती है। कालू का चोंच लाल बेरी खाने की वजह से लाल हो चुका था और ये देखकर टूनी सब समझ जाती है। अरे कालू, तुम्हारा चोंच लाल कैसे हो गया है? हाँ, कल तक तो सब ठीक था, फिर आज ये कैसे? तुम ही हो ना जिसने हमारे सारे अनाज और फल चुराए हैं? हाँ? क्या? ये क्या बोल रहे हो? नहीं, मुझे क्या पता फल और अनाज के बारे में। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही फल और अनाज चुराए हैं? सबूत ये है कालू कौवे कि तुम्हारी चोंच लाल बेरी खाने की वजह से लाल हो चुका है और लाल बेरी का रंग 2 दिन के बाद ही निकलता है। मुझे पता था हम में से ही कोई है जिसने चोरी किया है, इसीलिए मैंने कल झूठ कहा था ताकि जो कोई भी उस बेरी को खाए उसका रंग उसे लग जाए। और जहाँ तक सबूत की बात है वो तुम्हारे घर में मिल ही जाएगा। हाँ टूनी, यदि इसने चोरी की होगी तो सारे अनाज और फल इस कालू चोर के घर में मिल जाएगा। चलो हम सभी इसके घर चलकर तलाशी लेते हैं। ये सुनकर कालू कौवा घबरा जाता है और सारा सच उगल देता है। मुझे माफ कर दो दोस्तों। हाँ, टूनी ठीक कर रही है, वो सब मैंने ही चुराया है। ऐसा सुनते ही सभी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कालू कौवा चुराया हुआ सारा खाना उन सभी को वापस कर देता है और सभी चिड़िया कालू कौवे को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। सभी चिड़िया टूनी को धन्यवाद करते हैं और वहीं कालू कौवे को उसके लालच का फल भुगतना पड़ता है। जहाँ अब ठंड का मौसम अपनी चरम सीमा पर था, सभी चिड़िया अपने घर बनाने में लगे थे। लेकिन जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी न तो सुखी जीवन जीना चाहते थे और न ही औरों को जीने देते थे। जितने भी चिड़िया अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उन सब के घर में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देते थे ताकि उन्हें अपना घर दोबारा बनाना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया अपना घर बना रही थी, तभी कालू और गोरी ने वहाँ से लकड़ियों को हटा दिया और टूनी का घर तोड़ दिया। कालू और गोरी, तुम दोनों ने मेरा घर क्यों तोड़ा? जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही है और तुम खुद का घर बना नहीं रहे और मेरा घर भी तोड़ दिया। मैं तो अपना घर फिर से बना लूंगी, पर वक्त रहते तुम भी अपना घर बना लो, वरना सबसे ज्यादा तुम दोनों को ही पछताना पड़ेगा। हाँ, हमें पछताना रहेगा तो पछता लेंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम दोबारा अपना घर बनाने में जुट जाओ। बड़ी आई हमें नसीहत देने वाली। हाँ? टूनी चिड़िया दोबारा अपना घर बनाने में लग गई। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। दोस्तों, ये कालू और गोरी तो बहुत ही परेशान करते हैं, हमें चैन से जीने ही नहीं देते। अपना घर तो बना नहीं रहे और हमारे घर को बिगाड़ने में तुले हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। हाँ वो तो है, पर तुम चिंता मत करो रानी, उन्हें तो समय सबक सिखाएगा। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो फिर भी छोटा मोटा घर है, उनके पास तो घर ही नहीं है, ये मरेंगे ठंड से। हाँ, तुम दोनों ने सही कहा। अब हमें खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही है और ठंड में तो उड़ा भी नहीं जाता। कल से हम पास के जंगल में खाना ढूंढने चलेंगे और वहाँ से बहुत सारे फल इकट्ठा करके ले आएंगे। अगले दिन सारे चिड़िया दूसरे जंगल जाते हैं और फल इकट्ठा करके ले आते हैं।
कालू कौवा उन्हें फल लाते देख लेता है। फिर वो गोरी के पास जाकर कहता है, अब हमें खाना का भी इंतजाम करना होगा। ठंड में तो ठिठुरन के कारण उड़ा भी नहीं जाता। ओ जी, मैं सोच रही हूँ चिड़ियों के पास दोस्ती कर लूँ, और जब मैं उन्हें अपनी बातों में फंसा कर रखूंगी तो आप उनके घर से खाना चुरा लेना। ये तो बढ़िया तरकीब है। हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। अगले दिन गोरी कौवी सारे चिड़ियों के घर जाती है और माफी मांगने लगती है। टूनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा घर तोड़ा। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो टूनी। ओफो, आज गोरी को इतनी अकल कहाँ से आ गई? आखिर बात क्या है? बताओ बताओ। इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितनी बन रही हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कोई भी लालच नहीं है टूनी, हमने गलती की है। बस एक बार माफ तो कर सकती हो ना हमें? चलो ठीक है, एक गलती तो माफ हो ही जाती है, पर दोबारा माफी नहीं मिलेगी। और तुमने जरा सी भी गलती की तो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे जंगल में सर्दियाँ और बढ़ती जा रही थी। गोरी ने सारे चिड़ियों को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। वो रोज उनके घर जाकर बातें करने लगी और दूसरी तरफ कालू सबके घर में जाकर चोरी करने लगा। एक दिन मीनू चिड़िया घर पर ही सो रही थी। कालू चुपके से आकर घर में घुस गया और खाना चुराने लगा। तभी उसके हाथ से बर्तन गिर गया। बर्तन की आवाज सुनकर मीनू चिड़िया उठ गई। मीनू ने देखा कि कालू के हाथ में एक थैला था जिसमें खाना रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और तुम्हारी पत्नी अपने गंदे कामों से बाज नहीं आओगे ना? इसीलिए तुम लोगों ने हम सबसे माफी मांगी थी ताकि तुम हमारा खाना चुरा सको। तुम्हें जरा सी भी मेहनत न करना पड़े और तुम्हें खाना भी मिल जाए। हाँ बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है मीनू मौसी, ये खाना गिर गया था तो मैंने उठा लिया। ले लो अपना खाना और मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। मीनू मौसी ने ये बात सारे चिड़ियों को बता दी और सभी चिड़िया गोरी को भी अपने घर में आने नहीं देते और ना ही उससे बात करते। एक दिन काफी बर्फबारी होती है। सारे चिड़िया अपने घरों में चले जाते हैं, पर कालू और उसकी पत्नी गोरी एक पेड़ पर बैठे कांप रहे थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे अच्छा तो हम अपना घर बना लेते। आज इतनी ठंड में हम कांप रहे हैं और सारे चिड़िया मजे से अपने घर में बैठे हैं। अजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब हम क्या करेंगे? ठंड के मारे गोरी की तबीयत खराब होने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। काफी ठंड के कारण गोरी को तेज बुखार हो गया। कालू फिर सभी चिड़ियों के घर मदद के लिए गया, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर वो थक हार कर टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी, मेरी पत्नी की तबीयत ठंड की वजह से काफी खराब हो गई है। हमारी मदद करो, कहीं उसे कुछ हो न जाए। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था मेहनत करके घर बना लो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और वैसे भी तुम दोनों झूठे हो। क्या पता ये भी तुम्हारी कोई चाल हो। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, आज तक मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत शरारतें की है, पर आज हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज टूनी, हमारी मदद करो। टूनी चिड़िया कालू के आंसू देखकर पिघल गई और गोरी और कालू को अपने घर में पनाह दे दी और साथ ही पूरी रात गोरी का ध्यान रखा। उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जिससे गोरी का बुखार कम हो गया। अगली सुबह जब गोरी उठी तो टूनी से बोली, टूनी, तुम बहुत अच्छी हो। आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से कालू और उसकी पत्नी गोरी सुधर गए। साथ ही टूनी और गोरी अच्छे दोस्त बन गए। कालू और गोरी ने मिलकर अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना लिया और साथ ही सभी चिड़िया उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे।